हेलो बच्चों, आज हम इलिप्स से शुरू करेंगे। और कोनिक सेक्शन में अगर एक बार हमें जैसे पैराबोला समझ में आ जाए, वैसे तो काफ़ी कुछ सर्कल का भी जो पार्ट है और उसकी जो कैलकुलेशन होते हैं, उसके जो जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में बनते हैं, ये ठीक है। बट पैराबोला के अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इलिप्स के अंदर काफ़ी सिमिलर बनेंगे। मतलब सर्कल के कंपैरिजन में पैराबोला आई कैन से इज़ मच क्लोजर टू इलिप्स। तो अगर हमें पैराबोला की कैलकुलेशन समझ में आई है कि किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, तो इलिप्स की भी मोर और लेस उसी तरह के, हम ये बोल सकते हैं 80-90% तो वैसी कैलकुलेशंस होंगी। या जिसे बोलते हैं ना, थिंकिंग प्रोसेस वैसा होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन उसी टाइप के बनेंगे। बस कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी और रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे कोनिक में, सॉरी, जैसे पैराबोला में कॉर्ड का इक्वेशन कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्ड का इक्वेशन कुछ अलग हो जाएगा। जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वहाँ पे 80² 280 टाइप होता है, एल्जेब्रिक पैरामीटर टाइप होता है। यहाँ पे यू विल गेट ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर मोर लाइक ए सर्कल। ये ठीक है। इस एस्पेक्ट में तो इलिप्स और सर्कल में भी काफ़ी रिजल्ट सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि सर्कल को वी कैन ट्रीट एज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। इलिप्स में इलिप्स जैसे इस टाइप का होता है, मेरे को पता है, आई होप सबको पता है। अगर हम इसको सिमेट्रिक बना दें, ये ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल गोल कर दें तो इट विल बिकम सर्कल। बिल्कुल गोल कर दें, इस बात का मैथमेटिकल मतलब क्या है, विल कम टू दिस। मतलब इसेंट्रिसिटी अगर हम जीरो कर दें तो जब हम इलिप्स के अंदर जा रहे हैं तो रिजल्ट्स नए नए आएंगे, फॉर्मूले हमें नए याद करने पड़ेंगे। बट जो जैसे बोलते हैं ना कि पीछे की जो वर्किंग है क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो वर्किंग है वो वैसी ही होगी जैसी पैराबोला जैसी है। और इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हाइपरबोला और इलिप्स में तो देयर इज बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। रिजल्ट्स भी एक जैसे हैं उनके, तो केवल एक कांस्टेंट को चेंज करने से काफ़ी रिजल्ट्स आ जाते हैं हाइपरबोला के। तो उसमें थोड़ा सा और कम, जिसे बोलते हैं, नयापन आएगा। तो इलिप्स के लिए इलिप्स के साथ चालू करते हैं। वैसे हमने कोनिक बोला था, कोनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, उसका रेशो एक कांस्टेंट होता है। पैराबोला के केस में वो कांस्टेंट 1 होता है। इलिप्स के केस में, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, इलिप्स के केस में वो कांस्टेंट 1 से छोटा होगा, हाइपरबोला के केस में वो कांस्टेंट 1 से बड़ा होगा। तो पहले हम यही सारी चीज़ें एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं, दो ये सब पता होगा, because these things have been covered already. First point is for ellipse को हम ऐसे डिनोट करेंगे EP से। चलो अलग अलग ही लिख लेते हैं। ये तो EP जहाँ पे लिखा हुआ उसका होना क्या है, इलिप्स लिखा हुआ। फॉर इलिप्स PS अपॉन PL इज इक्वल्स टू E विच इज लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज PS इज इक्वल्स टू EPL। ठीक है, ये वही फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, फॉर ए जनरल 2 डिग्री इक्वेशन to represent ellipse, we should have डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। डेल्टा क्या है, वही ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर एंड H स्क्वायर इज लेस देन AB। पैराबोला के केस में H स्क्वायर बराबर AB था, इलिप्स के केस में इट विल बिकम लेस देन AB। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्म्स। तो उसमें फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। और पहले हम बात कर लेते हैं व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, ए इक्वल्स टू बी हो सकता है, लेस देन बी हो सकता है।
अगर a इक्वल्स टू बी हो गया फिर ये इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाएगा, क्योंकि अगर a बराबर b हो गया तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, तो फिर ये सर्कल बन जाएगा। a ग्रेटर देन b होगा या a लेस देन b होगा, उन दोनों ही केस में इलिप्स बनेगा। बस अंतर क्या आएगा कि इस वाले केस में जब a ग्रेटर देन b है तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा इस टाइप से, ये ठीक है, इस टाइप से बनेगा, और अगर b बड़ा होगा तो फिर ये ऐसे वर्टिकल टाइप बनेगा, एक्स एक्सिस ऑरिजिन। ठीक है, और अब एक एक चीज़ देख लें। सेकेंड पॉइंट, एसेंट्रिसिटी। तो ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ठीक है, मतलब छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। तो अगर a बड़ा है b से तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, अगर a छोटा हो जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर b छोटा है a से तब क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से फ्रैक्शन आएगा, और 1 में से फ्रैक्शन घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ई स्क्वायर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसलिए तो जो ऐसे वाला एलिप्स होगा, वर्टिकल जो एलिप्स होगा, उस वाले केस में छोटा नंबर ऊपर आएगा, मतलब ऐसे याद रखें। अब वो डिपेंड करता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किसको बोलें। कुछ लोग हमेशा छोटे नंबर को बी स्क्वायर बोलेंगे तो फॉर्मूले सेम रखेंगे, कुछ लोग हमेशा जो एक्स स्क्वायर के नीचे है उसी को ए स्क्वायर बोलेंगे, तो फिर बड़ा छोटा हो सकता है। तो अगर ए मान लिया छोटा हो जाए तो ये फॉर्मूला भी पलट जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कोनिक में आईआईटी के पेपर के अंदर भी किसी किसी क्वेश्चंस में इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस में यू विल फाइंड कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हमें मैनिपुलेशन है उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए क्वेश्चन को, और स्पेशली जब हम होमवर्क कर रहे हैं तो वी शुड मेक श्योर कि हम लास्ट स्टेप तक सॉल्व करें क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बीच में मेरे को लगे कि अब तो हो ही जाएगा, बस ये सॉल्व करके ये निकाल लेंगे आगे हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा घर पे बैठ के चिल एनवायरनमेंट में मन नहीं कर रहा है कैलकुलेशन करने का, तो एग्ज़ामिनेशन के अंदर टेंस एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उस टाइम पे ऐसा लगेगा यार अभी तक नहीं किया, अब कैलकुलेशन हो नहीं रहा, हाथ चलेगा नहीं बहुत फास्ट तरीके से। तो इसलिए हम ये ज़रूर इंश्योर करें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कम से कम 40-50 क्वेश्चन पूरे हम सॉल्व करें लास्ट स्टेप तक। तो उसी में मैनिपुलेशन में जैसे ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाएं इसको इधर ले जाएं तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है, ये बताने लायक बात क्यों है, तो डेफिनेटली बताने लायक बात है, क्योंकि कई जगह क्या होगा, ये एक्सप्रेशन लिखा होगा और हम इसको ऐसे देखते रहेंगे कि यार इसके आगे क्या करें। तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एलिप्स का थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। वाई एक्सिस ऑरिजिन, यहाँ पे मान लिया फोकस S1 है, यहाँ पे मान लिया फोकस S2 है, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स D1 है, डायरेक्ट्रिक्स D2 है। चलिए, फोकस S1 और फोकस S2 का मतलब क्या है, पैराबोला तो ऐसे करके बना था, ठीक है, उसके अंदर एक फोकस आया था, एक डायरेक्ट्रिक्स आया था। इलिप्स के केस में क्या है कि जो हमने ये वाली डेफिनेशन बताई ना, PS बराबर EPL, अगर मैंने ये पॉइंट लिया फोकस एंड ये डायरेक्ट्रिक्स लिया और वो सारे पॉइंट ढूंढे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट P ढूंढे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके लिए ये PS अपॉन PL E के बराबर हो जाए, तो उन सब पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा इलिप्स बन जाएगा। उसका मतलब है इस पूरे इलिप्स के लिए इस पॉइंट से फोकस, इस पॉइंट से डिस्टेंस एंड इस लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा E आएगा, ठीक है। अब ये बन गया पूरा इलिप्स। अब जब ये जो इलिप्स आया
ठीक है, इसमें हमने देखा कि यार ये एलिप्स तो इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से ये पूरा एलिप्स बन गया तो फिर सिमेट्री से इधर भी एक फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आना चाहिए। तो एलिप्स के केस में क्या होगा, सिमेट्री की वजह से दो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये ठीक है, दो पेयर होगा, इस फोकस के साथ ये डायरेक्ट्रिक्स, ये ठीक है। तो एलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सब इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं S की जगह S1 लिख दूं और लाइन L की जगह D1 लिख दें तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। एंड अगर मैं S की जगह S2 लिख दूं और L लाइन की जगह D2 लिख दूं तो भी ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस एंड इससे डिस्टेंस का रेशो भी E के बराबर है। बट हम ऐसा नहीं कर सकते फोकस ये ले लें और डायरेक्ट्रिक्स ये ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये लिया और फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स लिया तो फिर एलिप्स फिर अलग ही बनेगा। यहाँ तक ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर हो गया, मतलब इस फोकस के साथ यही डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ेगा। एंड ये दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर हो गया कि इस फोकस के साथ यही डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ेगा। पहली बात, ये जो लाइन है इसी के ऊपर दोनों फोकस है, तो इसको वी ऑल्सो कॉल्ड फोकल एक्सिस। फोकल एक्सिस और मेजर एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये जो इलिप्स का इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें मैं x की जगह माइनस एक्स रखूँ, पूरे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हम y की जगह माइनस वाई रख दें तो भी इस इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये निकलता है कि x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x बराबर 4 के लिए जो हो रहा है माइनस 4 के लिए भी वही होगा। ये ठीक है, क्या हो रहा है मतलब x बराबर 4 के लिए जो y की वैल्यू आएगी, x बराबर माइनस 4 के लिए भी वही y की वैल्यू आएगी। इसका मैथमेटिकल मतलब ये है कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब 4 के लिए आ रहा है तो माइनस 4 के लिए भी आएगा इधर सेम वैल्यू, या फिर ग्राफ y एक्सिस में अपना रिफ्लेक्शन है। एग्जैक्टली सेम लाइन पे y की जगह माइनस वाई रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मतलब क्या है कि y बराबर 2 पे अगर एक पॉइंट आ रहा है तो y बराबर -2 पे भी सब कुछ सेम रहेगा, इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। इन दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस और फोकल एक्सिस। फोकल एक्सिस तो नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके ऊपर फोकाई आ जाए। ठीक है, ये वही फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये दूसरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। पैराबोला में भी ऐसे ही था। इसको हम वर्टिसेस बोलेंगे, A1 और A2 को वर्टिसेस, या फिर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के लास्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, B1 और B2 को हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। वर्टिसेस तो बेसिकली केवल इन्हीं दोनों को बोलते हैं, ये ठीक है, इन दोनों को नहीं बोलते यूजली। B1 और B2 को हम क्या बोलेंगे, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया A2। तो अब लिखते हैं, फर्स्ट तो क्या था, एसेंट्रिसिटी। थर्ड क्या हो गया, फोकाई। ये ठीक है, फोकस का प्लूरल S1, S2, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस AE, 0। E तो यही वाला निकाल लिया, और A जो है वो एक्स स्क्वायर के नीचे जो है, मतलब जो बड़े वाला नंबर है वो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे AE, 0। फिर फोर्थ पार्ट, डायरेक्ट्रिसेस, मतलब दो डायरेक्ट्रिक्स हैं D1 एंड D2, उनके इक्वेशन क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया AE, 0। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा A/E, 0।
और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा बेसिकली a कॉमा 0। ये जो पॉइंट है वो तो कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इस पॉइंट के लिए अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो y 0 है, तो अगर मैं इसमें y 0 रख दूँ तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर के बराबर। वहाँ से x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a, तो माइनस a इसके लिए। तो जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, प्लस माइनस a पे। अब जो फोकस है वो इलिप्स के अंदर आएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई। ये तो याद रखने का तरीका है। ई जो है इलिप्स के केस में 1 से छोटा होता है, तो ए ई जो होगा वो ए से छोटा होगा। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए ई छोटा हो गया, अंदर आ गया ये पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा ए बाई ई, तो ई 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ए बाई ई ए से आगे चला जाएगा, इसलिए ये हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, डायरेक्ट्रिसेस। फिफ्थ क्या हो गया, मेजर एक्सिस और फोकल एक्सिस। इन दिस केस एक्स एक्सिस, ठीक है, विद इक्वेशन। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट a1 कॉमा a2, और उनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्लस माइनस a कॉमा 0। तो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट प्लस माइनस a कॉमा 0। यहीं से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a1 a2, दैट इज 2a। अच्छा, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टिसेस। फिर सेवेंथ पॉइंट, माइनर एक्सिस। अच्छा, मेजर एक्सिस को डिफाइन कैसे करेंगे, लाइन कंटेनिंग फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ठीक है। जो जिसके ऊपर दोनों फोकस लाई करें उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। तो वैसे ही माइनर एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे, माइनर एक्सिस को हम बोल सकते हैं कि फोकाई का मतलब ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो माइनर एक्सिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई। इस वाले केस में इट इज़ वाई एक्सिस विद इक्वेशन x बराबर 0, ठीक है। b1 कॉमा b2 आर एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड उनके कोऑर्डिनेट्स आर 0 कॉमा प्लस माइनस b, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स 0 कॉमा b है। y एक्सिस पे x 0 होगा, तो x हमने यहाँ 0 रख दिया, ये ख़त्म हो गया, तो b स्क्वायर को उधर लेंगे तो y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, b स्क्वायर के बराबर। तो y किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस b के बराबर, तो ये आ गया। ये जो b1 b2 है इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो हो जाएगा 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी 2b।
और फिर आगे के पॉइंट पे आते हैं, 8th पॉइंट। सेंटर से अगर कोई कॉर्ड पास कर रहा है तो वो सेंट्रल कॉर्ड हो गया, फोकस से पास कर रहा है तो फोकल कॉर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हमने मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड फोकस से पास करने वाली कॉर्ड खींचा, मतलब ये, ठीक है। मान लिया ये L1, ये L1 डैश, ये L2, ये L2 डैश, तो इसका एक नाम है दैट इज़ कॉल्ड लेटस रेक्टम। अच्छा, उससे भी पहले मेजर एक्सिस प्लस माइनर एक्सिस, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ठीक है। या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मतलब इस वाले केस में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे, तो मेजर एक्सिस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। ये जो पूरा एक्स एक्सिस है इसको भी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ये जो A1 A2 लाइन सेगमेंट है इसको भी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। और A1 A2 लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ये भी मेजर एक्सिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर मैंने बोला कि मेजर एक्सिस 5 है तो इफेक्टिवली आई एम सेइंग कि A1 A2 की लेंथ 5 है, ठीक है। अगर हमने बोला कि मेजर एक्सिस को साइड मान के हमने कि स्क्वायर बनाया, ठीक है, देन वी आर रेफरिंग लाइन सेगमेंट। और अगर मैंने बोला कि ये दोनों लाइनें जाके मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन वी आर रेफरिंग लाइन मेजर एक्सिस। तो वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। 9th पार्ट, chords perpendicular to major axis and passing through foci are called लेटस रेक्टम, ये ठीक है, LR। तो इस वाले केस में ये दोनों जो लाइन्स है, ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम, ठीक है। पैराबोला में ऐसे होता है, पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है वहाँ पे 4a, यहाँ पे अभी निकालेंगे, दैट इज L1 L1 डैश एंड L2 L2 डैश आर लेटस रेक्टम, ठीक है। अब L1 L1 डैश L2 L2 डैश, इनके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही हो जाएगा जो फोकस का है, तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए ही है तो इन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए ही होगा। ऐसे ही इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ही है तो इन दोनों का भी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ही होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस ए ही हो गया, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो, जो L1 L1 डैश पॉइंट है या L2 L2 डैश पॉइंट है वो है तो इलिप्स पे ही, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट के लिए मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट पता है कि ए ई है, तो हमने ए ई उठा के रख दिया इसमें। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की एक डेफिनेशन ये भी थी 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इसके बराबर था तो इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ऐसे था, ठीक है। या उल्टा बोल सकते हैं, एक तो ऐसे भी लिख सकते थे, दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे, जो 1 माइनस ई स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको
ठीक है, तो ये हो जाएगा b⁴ अपॉन a²। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b²/a। तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट b²/a, इन दोनों के माइनस b²/a। तो कॉमा प्लस माइनस b²/a या क्या, एंड यहीं से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b²/a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b²/a। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, टेंथ पढ़ लेते हैं, फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो बाय डेफिनीशन कोई भी पॉइंट P अगर इलिप्स के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस इससे एंड उसका डिस्टेंस इससे, मतलब PS1 अपॉन PK1 एक कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट E के बराबर है। मतलब PS1 अपॉन PK1 बराबर E, दिस विल इम्प्लाई PS1 बराबर E टाइम्स PK1। तो PS1 बराबर E टाइम्स PK1 का मतलब क्या है कि मान लिया ये पॉइंट Q है, तो PK1 को मतलब इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं, इस पूरे में से इसको घटा दिया, तो मतलब QK1 माइनस QP विच इज़ इक्वल्स टू E इंटू QK1 कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस A/E माइनस QP x का x कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये हो गया। E को अंदर ले गए तो ये आ जाएगा A माइनस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो पॉइंट P का फोकल डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली PS2 विल बी A प्लस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये हो गया। ये कैसे आया, अगर ये समझ में आया तो ये अपने आप आ जाएगा। ऐसे इसमें कर लिया, दिस अपॉन दिस बराबर E होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू E टाइम्स दिस। अब इसमें क्या होगा, A/E प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो प्लस होगा तो बीच में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि पैराबोला में y² बराबर 4x पैराबोला के लिए क्या इक्वेशन था, ये वाला वो था A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट था बस। ठीक है, तो उस वाले केस में केवल एक ही फोकस था,
इस वाले केस में 2 फोकस हैं और a प्लस माइनस हो गया और केवल एक्स कोऑर्डिनेट की बजाय e टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P बराबर a प्लस माइनस e इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। अच्छा, इस इलिप्स के लिए मतलब इलिप्स की इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करेगा? जो भी इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है केवल वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, कोई बाहर का पॉइंट या डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो इस इलिप्स के लिए x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी? इस पॉइंट के लिए होगा a। ये ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -a। तो मैग्नीट्यूड वाइज x जो है वो a से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, अगर ये a से बड़ा नहीं है और मतलब ये a या a से छोटा है, अल्टीमेटली हमने ये बोला, उसको हमने e से मल्टीप्लाई किया और इलिप्स के केस में e 1 से छोटा होता है। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा क्वांटिटी a से थोड़ा छोटा हो गया। तो a के अंदर प्लस माइनस किया तो उसका मतलब क्या है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, राइट वाले फोकस से हमेशा ये डिस्टेंस आएगा, लेफ़्ट वाले फोकस से हमेशा ये डिस्टेंस आएगा। राइट वाले फोकस से ये, लेफ़्ट वाले फोकस से ये। अब अगर पॉइंट P मान लिया इधर आ गया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अपने आप जुड़ जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम राइट वाला फोकस। ठीक है, तो अब इसी को देख के हम क्या क्या और बोल सकते हैं। पहला चीज़ तो देखो, हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने पॉइंट P अलग अलग पॉइंट लिया इस एलिप्स के ऊपर, तो A चेंज नहीं होगा, E चेंज नहीं होगा, ये केवल चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P चेंज होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसके लिए सबसे ज़्यादा घटेगा, उसका मतलब क्या है, उसके लिए ये पूरा डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस पॉइंट का आएगा? इस पॉइंट के लिए, जो ये वर्टेक्स है A1। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा a के बराबर। तो उसका मतलब क्या है कि A1 जो है वो S1 के नियरेस्ट हो गया, वो सबसे पास में हो गया, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस सबसे कम आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट सबसे छोटा किसका है? A2 का, विच इज़ -a। ये ठीक है, ये वाला पॉइंट है -a, 0। तो जब यहाँ पे -a रखेंगे तो ये क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि S1 के नियरेस्ट पॉइंट तो ये है और सबसे दूर पॉइंट A2 है। सही है, ये एक पॉइंट हो गया। तो चलो पहले इसी पॉइंट को लिख सकते हैं। नोट 1, A1 is the nearest point for S1 and A2 will be at the maximum possible distance। ये देखिए, A2 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, A1 सबसे कम डिस्टेंस पे होगा। S2 के लिए उल्टा हो जाएगा, S2 के लिए ये सबसे पास आ जाएगा, A1 सबसे दूर हो जाएगा। दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक बात तो ये होगी। ठीक है, अच्छा एक टर्म है फोकल डिस्टेंसेस, तो मतलब हो गया कि पॉइंट P का डिस्टेंसेस क्या क्या है, फोकल डिस्टेंसेस क्या क्या है पॉइंट P का, S1 और S2 से क्या डिस्टेंस है। देन देयर इज ए वर्ड कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। ये ठीक है, तो फोकल लेंथ तो इलिप्स के लिए फिक्स्ड होगा और वो किसके बराबर होगा? 2AE। तो ये भी लिख लेते हैं, ये तो एक केवल टर्म है एंड मोस्ट वाले IIT JEE में दे विल नेवर यूज डिस्टेंस
S1 S2 is called focal length and is equal to S1 S2, ये डिस्टेंस किसके बराबर है 2AE, ये भी AE है, ये भी AE है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2AE। ठीक है, ठीक है। और तीसरा फिर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें PS1 प्लस PS2 कर दें तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे सम कितना आ जाएगा 2A विच इज़ ए कांस्टेंट। उसका मतलब क्या है कि PS1 प्लस PS2 ये दोनों डिस्टेंस मिलके हमेशा कितना होगा 2A। सही है। इसी पे आ जाते हैं। नोट 3 क्या है, PS1 प्लस PS2 बराबर 2A बराबर कांस्टेंट, हैंस सम ऑफ focal distances for any point on ellipse is constant and is equals to the length of major axis। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2A। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट लिए तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा, बट हमेशा उनका सम 2A आएगा। ठीक है, और ये हम इलिप्स की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो इलिप्स इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच, मतलब उस पॉइंट P का लोकस है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन कांस्टेंट है। मतलब इट इज़ लोकस ऑफ ए पॉइंट, माने दो पॉइंट हमने लिए कोई भी A और B, फिर हमने एक पॉइंट P ऐसा लिया जिसके लिए इन दोनों P का जो इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस है उनका समेशन कांस्टेंट है। तो जो पॉइंट P का लोकस होगा वो इलिप्स होगा, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये ठीक, एक तो वो PS/PL बराबर E हो ही गया, एक ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी आ गया इलिप्स का कि इलिप्स में एक ऐसी भी प्रॉपर्टी होता है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो हमने एक रोप लिया, रोप उसको एक बार यहाँ टाई कर दिया, एक यहाँ पे टाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रोप आ जाएगा, उसके अंदर हमने एक ऐसी रिंग डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ये रोप है और मतलब जैसे ये रोप है और यहाँ रिंग है, तो हमने क्या किया, इसमें पैन रखा और इसको टाइट कर लिया, रोप को टाइट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको पैन को ऐसे घुमाएं तो क्या होगा, वो रिंग उस पर फिसलेगा, ये ठीक है, वो स्लिप करेगा इस पर रोप के ऊपर। बट अगर हमने टाइट कर रखा है ऐसे करके, तो जो रोप के ये वाला जो पार्ट और ये वाला पार्ट का जो लेंथ है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, बट अगर हमने पैन को ऐसे टाइट किया, मतलब रोप को टाइट करके ऐसे पैन घुमा दें, तो रोप का लेंथ थोड़ा चेंज होगा, उसके सेगमेंट के लेंथ अलग अलग चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे वो घूमेगा, बट रोप का पूरा लेंथ थोड़ा चेंज होगा और इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। दैट यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि अब मैं इसको ऐसे करके अगर ड्रॉ कर दूं तो इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रोप की लेंथ चेंज कर दूं, ये ठीक है, रोप की लेंथ चेंज कर दें और मतलब थोड़ा सा और ढीला ले लिया और ऐसे ले लिया, ऐसा रोप ले लिया, तो ये थोड़ा और दूर तक चला जाएगा टाइट करते समय, तो फिर क्या होगा कि एक नया इलिप्स बन जाएगा, उसके लिए भी कांस्टेंट है, और वो जो नया इलिप्स बनेगा उसकी कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी बस। मतलब दिखने में जैसे ये है वो हो सकता है ऐसे हो जाए, वो हो सकता है और बड़ा हो जाए ऐसे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, और इसको लिखते समय बस क्या ध्यान रखेंगे कि
PS1 प्लस PS2 ये दोनों मिलके 2A हो गया, ठीक है। और जैसा मेरे को पता है किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है, तो ये दिस प्लस दिस इस तीसरे साइड से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तभी पॉइंट P बाहर जा पाएगा, तभी ट्राइंगल बन पाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है S1 S2 दिस इज नथिंग बट फोकल डिस्टेंस। ये तो 2AE है, फोकल डिस्टेंस नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ, विच इज़ 2AE, ठीक है। दिस प्लस दिस 2A, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2AE हो गया, मतलब E से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो सही है कि इलिप्स के अंदर E1 से छोटा होगा तो 2AE 2A से छोटा होगा, ठीक है। This implies ellipse can also be defined as it is locus of a point. It is locus of a point for which sum of distances from two fixed points is constant, ठीक है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि वो जो कांस्टेंट आएगा वो बेसिकली 2A आएगा, ये ठीक है। ये जो कांस्टेंट आएगा ये कितना आएगा 2A। ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं वो S1 S2 फोकाई हो गए, उनके बीच का डिस्टेंस 2AE हो गया। तो ये जो कांस्टेंट आया हमारा ये 2AE से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। Note that this constant is length of major axis and fixed points are foci and for ellipse the sum of distances मतलब 2A must be greater than distance between the fixed points। तो वो डिस्टेंस कितना है 2AE, उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी इलिप्स बनेगा, ठीक है। अब इसी को और फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को और लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे खूब। अगर मान लिया जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम है दिस प्लस दिस, अगर ये इसी डिस्टेंस के बराबर हो जाए, अगर ये बड़ा हो जाए तब तो मतलब अगर ये PS1 प्लस PS2 S1 S2 से बड़ा हो जाए, ठीक है, एंड कांस्टेंट हो जाए,
ठीक है, कांस्टेंट तो है तभी तो बात चल रही है, तब तो लोकस इलिप्स ही आएगा पहला सिनेरियो। अगर दिस प्लस दिस S1 S2 के बराबर ही हो जाए तो फिर क्या होगा, ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर तो होता ही नहीं है। फिर तो जो पॉइंट P है वो S1 S2 के बीच में ही आ सकता है बस। अगर यहाँ पॉइंट P है तभी PS1 एंड PS2 का सम S1 S2 के बराबर है। ये ठीक है, इस लाइन पे बाहर भी नहीं जा सकता। यहाँ से अगर मैंने पॉइंट P लिया तो PS1 प्लस PS2 S1 S2 के बराबर थोड़ा ना होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि अगर PS1 प्लस PS2 S1 S2 से बड़ा है तब तो एलिप्स आ जाएगा, कांस्टेंट है एंड बड़ा है। अगर PS1 प्लस PS2 कांस्टेंट है बट S1 S2 के बराबर है तो एलिप्स नहीं आएगा, फिर तो एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा S1 S2। मतलब लाइन सेगमेंट आ जाएगा, इस बात का क्या मतलब है कि पॉइंट P का जो लोकस होगा वो लाइन सेगमेंट S1 S2 होगा। मतलब पॉइंट P केवल S1 से S2 तक ही घूम सकता है और उसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर मान लिया PS1 प्लस PS2 S1 S2 से छोटा हो जाए तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पॉइंट ले लो, दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके लिए PS1 प्लस PS2 S1 S2 से छोटा हो जाए, तो फिर देयर इज़ नो लोकस। ठीक है, तो नोट 3, इफ P इज ए वेरिएबल पॉइंट and A, B are fixed points, such that PA plus PB बराबर K बराबर constant, then locus of P will be first part, locus of P will be first part ellipse if जो ये डिस्टेंसेस का सम है, ये PS1 PS2 PS2 K जो है अगर वो किससे बड़ा हो जाए, उन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस है S1 S2 से। तो यहाँ पे S1 S2 का काम कौन कर रहा है, A एंड B। फिक्स्ड पॉइंट A और B है तो फोकाई A एंड B हो गया। इलिप्स मतलब लोकस विल बी इलिप्स इफ K इज ग्रेटर देन AB, मतलब ये वाला जो सम है वो AB से बड़ा हो जाए। एंड इन दिस केस A, B will be foci of ellipse and K will be length of major axis and K will be length of मेजर एक्सिस। ठीक है, मतलब 2A होता है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2A वहाँ से आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, लोकस ऑफ P विल बी लाइन सेगमेंट AB, मतलब ये लोकस होगा, ये लोकस है इफ K इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, तो इस वाले केस में केवल ऐसे होगा कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, तो PA प्लस PB AB के बराबर ही होगा। तो केवल इतना होगा, लाइन सेगमेंट होगा, लाइन AB नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पूरा लाइन AB आ जाए। ठीक है, अब मान लें किसी क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और उसने ऑप्शंस में केवल ऐसे लिख दिया कि PA प्लस PB बराबर AB, तो P का लोकस क्या होगा, और ऑप्शन दे दो सर्किल, लाइन, पैराबोला, इलिप्स। ये ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट बोलने के बजाय लाइन ही बोल दें तो फिर हम भी आंसर लाइन ही देंगे इस वाले केस में। ठीक है, थर्ड पार्ट में नॉट पॉसिबल इफ K इज लेस देन AB। अगर K AB से छोटा हो जाए फिर ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है,
चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेट ए सर्किल K1 एंड ए लाइन L1 आर गिवन। ठीक है, तो K1 एंड L1 जो हो गया वो फिक्स सर्किल एंड एक फिक्स लाइन दिया हुआ है। नाउ इफ़ ए वेरिएबल सर्किल K टचेस बोथ लाइन एंड सर्किल, ठीक है, एक सर्किल K है जो L1 और K1 दोनों को टच कर रहा है, देन फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ K गिवन K1 एंड L1 आर डिसजॉइंट। मतलब कुछ ऐसे बोल रखा है कि ये सर्किल K1 हो गया, इसका सेंटर मान लिया C1 हो गया और रेडियस मान लिया R1 हो गया। फिर एक दूसरा वेरिएबल सर्किल K है, इसका रेडियस मान लिया R है, सेंटर C है, और ये इस लाइन L1 को भी टच कर रहा है और इस सर्किल को भी टच कर रहा है। ये डायग्राम है। K1 एंड L1 जो है वो डिसजॉइंट है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दे रखा है। अच्छा, अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस R हो गया, ये डिस्टेंस R हो गया, ये डिस्टेंस R1 हो गया। ठीक है, R1 फिक्स्ड नंबर होगा क्योंकि K1 एक गिवन सर्किल है। ठीक है, तो उसका रेडियस जो होगा वो फिक्स होगा। L1 जो है वो फिक्स लाइन है ही, तो हमने क्या किया, L1 के पैरेलल एक लाइन खींचा R1 डिस्टेंस पे, ये ठीक है, मान लिया L2। L1 के पैरेलल एक लाइन खींचा R1 डिस्टेंस पे और उस लाइन को L2 बोल दिया। तो R1 बिकॉज इसका रेडियस है तो वो एक फिक्स नंबर हो गया, तो ये भी एक फिक्स्ड लाइन हो गया। ठीक है, ये एक दूसरा फिक्स लाइन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो C का डिस्टेंस लाइन L2 से कितना हो जाएगा, R प्लस R1। C का डिस्टेंस पॉइंट C1 से कितना हो जाएगा, R प्लस R1। तो ऐसा मैंने क्यों किया, अब शायद समझ में आ गया होगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे को तो C का लोकस चाहिए, तो C का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से एंड एक फिक्स्ड लाइन से बराबर हो गया। ये भी R प्लस R1 है, ये भी R प्लस R1 है। C1 एक फिक्स पॉइंट है क्योंकि सर्किल गिवन है तो उसका सेंटर भी गिवन होगा। ये एक फिक्स लाइन है। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे आए तो इसका लोकस तो पैराबोला हो जाएगा, जिसके लिए L2 विल एक्ट एज डायरेक्ट्रिक्स एंड C1 विल एक्ट एज फोकस। ठीक है, तो सर्किल तो मतलब यहाँ पे ऐसे भी बनेगा, तो ये जो C होगा वो एक ऐसे पैराबोला पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पैराबोला आ रहा होगा, उस पैराबोला के लिए ये फोकस हो जाएगा एंड ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। Clearly from diagram distance of C from a fixed point C1 and a fixed line L2 is same, hence locus of C will be a parabola. Locus of C will be a parabola for which C1 will be focus and L2 will be डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो लोकस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, लेट सर्किल K1 lies inside circle K2 नॉन कॉन्सेंट्रिक, मतलब K1 एंड K2 का सेंटर सेम नहीं है, नॉन कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है,
दो सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक कब बोलते हैं? जब उनके सेंटर सेम हो जाए। तो यहाँ सेंटर सेम नहीं है, तो लेट K1 लाइज इनसाइड सर्कल K2 एंड ए वेरिएबल सर्कल K touches K1 externally and K2 internally, then find locus of center of K। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो सर्कल ऑलरेडी दे रखे हैं, एक मान लिया ये K2 और एक मान लिया ये K1। ठीक है, फिर एक तीसरा वेरिएबल सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ये ठीक है, ये K हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। C1 C2 C R R2, इसकी रेडियस मान लिया R1। ये डायग्राम दे रखा है कि एक वेरिएबल सर्कल है K जो K1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, K2 को इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसके सेंटर का लोकस बताना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? जो हमारा सर्कल K है वो वेरिएबल है, तो ऑफ कोर्स उसका सेंटर C भी एक वेरिएबल पॉइंट है, उसी का हमें लोकस निकालना है। अब सर्कल K अगर वेरिएबल है, ये ठीक है, ये वाला सर्कल अगर वेरिएबल सर्कल है तो इसका सेंटर भी वेरिएबल है, रेडियस भी वेरिएबल है, तो R इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल। ठीक है, C1 C2 फिक्स्ड पॉइंट है क्योंकि ये दोनों गिवन सर्कल है, R1 R2 फिक्स्ड नंबर है वो भी। ठीक है, तो अब हमने इसको ऐसे किया, बिकॉज ये वाला सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इनके सेंटर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R के बराबर हो गया, तो C1 हो गया R1 प्लस R। ऐसे ये सर्कल इस बड़े वाले को इंटरनली टच कर रहा है, तो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C2 कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल R2 हो गया, इसकी रेडियस, उसमें से R निकाल दें तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R। अब देखो मेरे को लोकस C का निकालना है, तो C पिक्चर में रहना चाहिए और R1 R2 कांस्टेंट है, C1 C2 फिक्स्ड पॉइंट है, R वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, R से छुटकारा पाने के लिए इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो C1 प्लस C2 कितना हो गया? R1 प्लस R2। C एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट C1 एंड C2 से डिस्टेंस का समेशन एक कांस्टेंट आ गया। R1 R2 फिक्स नंबर है तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, प्लस ये जो कांस्टेंट है R1 प्लस R2, C1 और C2 एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं, तो इनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो तो R2 माइनस R1 से भी छोटा होगा। ठीक है, इन जनरल, क्योंकि अगर ये वाला सर्कल इसको टच करता तो फिर इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R2 माइनस R1 के बराबर होता। तो अभी टच कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो कुछ नहीं दे रखा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो R2 माइनस R1 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 तो डेफिनेटली उससे बड़ा ही हो गया। ये ठीक है, C1 C2 जो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ये अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलिप्स में हमने ऐसे बोला था कि इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, और वो जो कांस्टेंट आ रहा है वो उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में जो पॉइंट C है उसका दो फिक्स्ड पॉइंट C1 और C2 से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट अब C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा आना चाहिए, तो वो आ रहा है क्योंकि C1 और C2 का बीच का जो डिस्टेंस है वो तो R1 डिफरेंस R2 से भी छोटा है, तो R1 प्लस R2 से तो छोटा अपने आप हो ही जाएगा।
ठीक है, तो दिस implies sum of distances of C from two fixed points C1 and C2 is constant. C1 and C2 is constant. Hence, locus of C will be an ellipse. Locus of C will be an ellipse with C1 comma C2 as foci and R1 plus R2 as 2a होता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो गया। Question 3. Let A is 7,5 and B is 7,9 and P is a variable point. P is a variable point such that PA plus PB बराबर K which is constant. Then find locus of P if K is equals to first part 3, second part 4, third part 6. ठीक है, सॉल्यूशन। तो A और B के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, ये दोनों 7 7 है, तो 9 - 5 कितना हो गया 4। तो फर्स्ट पार्ट में PA प्लस PB बराबर 3 है विच इज़ लेस देन AB, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। उसका मतलब क्या है, नो सच पॉइंट P एग्जिस्ट, ये तो पहले का आंसर हो गया। सेकेंड वाले केस में PA प्लस PB बराबर, इसने K की वैल्यू कितनी बोली है 4 एंड विच इज़ इक्वल्स टू AB, दिस इम्प्लाइज locus of P will be line segment AB। ठीक है, अब A और B में क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स तो कितने हो गए 7,5 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 7,9। ठीक है, तो केवल इतना पोर्शन हो गया। ठीक है, इतने पोर्शन का इक्वेशन लिखना है, तो इसको मतलब एक तो हमने बोल दिया कि लाइन सेगमेंट ए बी हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 एंड y बिलोंग्स टू 5 to 9।
ये हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे पी ए प्लस पी बी बराबर 6 दे रखा है, विच इज ग्रेटर देन 4, ए बी से बड़ा है। तो दिस इंप्लाइज लोकस ऑफ पी विल बी इलिप्स with A comma B as foci and length of major axis बराबर 2A बराबर 6। तो मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे हो गया 2AE, मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है A और B वही फोकाई होगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस 2A होगा। तो वो तो हो गया 4 और 2A हो गया 6। तो यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो E बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब A पता लग गया, E पता लग गया, तो B स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, 1 माइनस 4/9, तो 9 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5। B क्या है, यहाँ पे जो हमने A और B लिया है, बेसिकली A मेजर एक्सिस वाला लेंथ है 2A, ठीक है, और B माइनर एक्सिस वाला लेंथ है। अब इसमें क्या है कि जो फोकस है वो ये है, एक वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, मतलब फोकस अगर वर्टिकल लाइन पे है तो इलिप्स ऐसे बनेगा क्योंकि फोकल एक्सिस वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे एक फोकस हो गया 7,5, दूसरा फोकस हो गया 7,9, तो इनका सेंटर कितना हो जाएगा 7,7। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है। यहाँ पे वो सेंटर 7,7 हो गया, ठीक है। तो 7,7 होने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, उस इक्वेशन में x की जगह x-7 रख दो, y की जगह y-7 रख दो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस विल बी x-7 का स्क्वायर अपॉन y-7 का स्क्वायर अपॉन, वैसे तो हमने क्या लिखा था a स्क्वायर और b स्क्वायर, बट इसमें वर्टिकल इलिप्स है तो बड़ा नंबर इसके नीचे आएगा, ठीक है। और जैसे हमने कैलकुलेशन किया है, हमने a को मेजर एक्सिस ही बोला है क्योंकि मेजर एक्सिस का लेंथ 2 है, तो जो ये जो बड़े वाला नंबर है ये, ठीक है, वो इधर ही आना चाहिए। तो a स्क्वायर जो आएगा वो 9 इधर आ गया, b स्क्वायर 5 इधर आ गया, तो ये इक्वेशन हो गया, ये हमारा लोकस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एवरीथिंग फॉर द फॉलोइंग इलिप्स। फर्स्ट पार्ट हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो पहले यही करते हैं, फर्स्ट वाले में
एक्स स्क्वायर अपॉन 144 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो ये नंबर बड़ा है, इससे स्टैंडर्ड एलिप्स है, सब कुछ स्टैंडर्ड है, तो सारे रिजल्ट एज इट इज़ लग जाएंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4। बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो बी का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, तो ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया 7 अपॉन दिस, तो दिस विल इम्प्लाई ई बराबर √7/4। ई तो डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो उसको प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, वो तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो √7/4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देख लो भाई, अब इसमें क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड इलिप्स है ये तो सब कुछ। ठीक है, तो अगर हम फोकस की बात करें, S1, S2, A2, A1, B1, B2 और L1, L1 डैश, L2, L2 डैश, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स D1 था और ये वाला पॉइंट N1, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स D2, ये वाला पॉइंट N2। तो फोकस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए का वैल्यू 4, ई का वैल्यू इतना, तो ए कितना हो जाएगा √7/0। ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, वर्टिसेस, अगर हम वर्टिसेस की बात करें A1, A2, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस A,0, प्लस माइनस A मतलब 4,0। ये ठीक है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस B1, B2 विल बी 0, प्लस माइनस B, वो ये हो जाएगा। ये ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स D1 और D2 का इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू A/E होता है, तो A का वैल्यू 4 हो गया, E का वैल्यू ये हो गया, तो A अपॉन E कितना हो जाएगा प्लस माइनस 16 अपॉन √7, ये हो गया। ठीक है, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस N1, N2 वो हो जाएगा प्लस माइनस 16/√7, 0, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, मेजर एक्सेस का जो इक्वेशन है वो x बराबर 0 ही रहेगा, और सॉरी, मेजर एक्सेस का इक्वेशन x एक्सेस मतलब y बराबर 0, और माइनर एक्सेस का y एक्सेस है तो उसका इक्वेशन x बराबर 0। ठीक है, और एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी प्लस माइनस AE, तो AE तो यही उठा सकते हैं 7, प्लस माइनस B²/A होता है। ठीक है, तो B² इज 9 और A कितना हो गया 4, 9/4। अच्छा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये 2B²/A होता है, ये हमने पहले लिखा ही नहीं है शायद, तो अब लिख लिया जाके। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब तो समझ में आता है, अगर इसका y कोऑर्डिनेट B²/A है तो उसका डबल जो होगा वही लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगा ना, दैट विल बी 2B²/A, तो दैट इज इक्वल्स टू इसका डबल, तो 9/2। ठीक है, तो ये हो गया जो अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। तो 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
सेकेंड वाले केस में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1, दोनों ही की बात है। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 हो गया, अगर हम इसको ए बोलना चाहें तो बी का वैल्यू 2 हो गया। ये नंबर बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि इस बार जो इलिप्स बनेगा वो ऐसे वर्टिकल बनेगा। वाई एक्सेस ऐसे डायरेक्ट्रिसेस आएंगी D1 D2, ये ओरिजिन हो गया S1 S2, इनको चलो अभी भी A1 A2 बोल देते हैं, B1 B2 बोल देते हैं, ये N2, ये N1, ये L1 L1 डैश, L2 L2 डैश, इतनी चीज़ें थी। ठीक है, तो इस बार मेजर एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्सिस, और जिसका इक्वेशन हो गया x बराबर 0। ठीक है, दिस विल बी x बराबर 0। फिर माइनर एक्सिस विल बी x एक्सिस, और जिसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, और ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब छोटा अपॉन बड़ा, तो 1 अपॉन 4, तो ये 3/4 हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, तो S1, अच्छा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो सेंटर तो क्या रहेगा, 0 0। ठीक है, फोकाई कितना हो जाएगा, 0 प्लस माइनस ए ई होता है, ए मतलब जो बड़े वाला नंबर है वो टाइम्स ई, तो इसमें बड़े वाला नंबर ये, तो दिस टाइम्स ई, तो 2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, और B1 B2 हो जाएगा 0 प्लस माइनस B, A1 A2, मतलब ये बेसिकली एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस हो गए इस बार ये ना, क्योंकि वर्टिकल है। A1 A2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 0, ये हो जाएंगे एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, क्योंकि माइनर एक्सेस इस बार हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, डायरेक्ट्रिसेस D1 D2 का इक्वेशन ऐसे तो x = कांस्टेंट होता है, इसमें y कांस्टेंट होगा, तो y = प्लस माइनस a/e होता है। ठीक है, a मतलब बड़ा नंबर, तो यहाँ बड़ा नंबर 2 है, तो 2/e, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4/√3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस यहीं से आ जाएगा। ये जो N1 N2 होगा इनका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट यही होगा, प्लस माइनस 4/√3। ठीक है, हो गया सब कुछ, बस अब ये बचा है एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम। तो एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम विल बी, देखो इन दोनों के L1 और L1 डैश के y कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो S1 का होगा। ठीक है, और S1 के y कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस माइनस 3, तो ये प्लस माइनस √3 तो ऐसे ही आएगा, इन दोनों के लिए माइनस √3, इन दोनों के लिए प्लस √3। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का आधा, और मतलब B²/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b मतलब छोटा, छोटे का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, तो छोटे वाले का स्क्वायर ये हो गया 1, और नीचे a मतलब बड़े वाला नंबर कितना हो गया 2, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस। ठीक है, और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है इसका ट्वाइस 2b²/a। तो इस डायग्राम के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा हमने a और b बोला है, ये हो जाएगा 2a²/b, सो दिस विल बी 1। तो इसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन